हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी बायोलॉजिकल। तो आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि मतलब कि एटम क्या था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे उसी एटम की स्ट्रक्चर की। तो चलिए अपना शुरू करते हैं चैप्टर। In chapter 3, we have learned that atom and molecule are the fundamental building blocks of matter. हमने देखा था कि कोई बहुत बड़ी सी जो चीज़ हमें दिखती है, कोई भी चीज़, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। और वो सब छोटे पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया था अपने चैप्टर में? एटम। ओके, तो उसी से आगे बढ़ते हैं। The existence of a different kind of matter is due to different atom consisting them. अब अलग अलग टाइप के मैटर क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, देखो क्या क्वेश्चन अराइज हुए। व्हाट मेक द एटम ऑफ एन एलिमेंट? भाई एटम जो है किसी एलिमेंट का कैसे बनता है और कैसे वो डिफरेंट होता है दूसरे से, ठीक है। मतलब कि कौन इस चीज़ के पीछे जिम्मेदार है कि भाई एक एलिमेंट का एटम दूसरे एटम से डिफरेंट है। आर एटम रियली इंडिविजिबल? अब क्वेश्चन एक और ये भी है कि जैसा कि डाल्टन ने कहा था कि भाई एटम सबसे छोटी चीज़ है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। क्या ऐसा सच में है एज प्रपोज बाय द डाल्टन? और आर देयर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम? और क्या एटम के अंदर कोई ऐसा सामान है जो अब तक हमें नहीं पता? देखो आपको शायद पता होगा, लेकिन हम उस टाइम में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उसके हिसाब से आप धीरे धीरे पढ़ना। वी शैल फाइंड आउट द आंसर दैट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द चैप्टर। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उन चीज़ों को। वी विल लर्न अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल and the various models that have been proposed to explain these particles are arranged within the atom. हम उस हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एटम किस किस से मिलके बना है। जो मेजर चैलेंज था साइंटिस्ट के सामने 19th सेंचुरी से पहले, वो क्या था? स्ट्रक्चर को रिवील करना, एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को। ओके, आगे आ जाते हैं। The elucidation of the structure of the atom is based on a series of experiment. और अब एकदम से तो कोई ये हुआ नहीं कि भी चुटकी बजाई और सारे के सारे जो एटम के स्ट्रक्चर वगैरह आपके सामने आ गई। जब भी आप डिस्कवरी करते हो तो बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे बुद्धिजीवी लग जाते हैं उस काम के पीछे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ था। बहुत सारे लोगों ने इवेल्युएशंस की, एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके पता चला कि वो चीज़ क्या है। और इस बात का क्ल्यू कहाँ से मिला कि भाई एटम के भी कुछ पार्टिकल हैं। जब उन्होंने देखा कि भाई चार्ज आ जाता है एटम के ऊपर, तब उनको पता चला, मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से। वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेशन दैट एटम आर नॉट इंडिविजिबल कम फ्रॉम static electricity and conduction under which electricity is conducted by the different substances. भाई जब उनको करंट के चलने का पता चला, तब उनको ये डाउट हुआ कि भाई एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है, उसको तोड़ा जा सकता है। उसके लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी है, आप सब ने कभी ना कभी उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया होगा बचपन में। अपने सिर में स्केल को रगड़ के आपने कागज़ के टुकड़ों को उठाया होगा, या फिर घर में किसी ग्लास रोड की हेल्प से आपने पेपर वगैरह को अट्रैक्ट किया होगा। ये बहुत बेसिक एक्टिविटी है जो आपने कभी ना कभी करी होंगी। अगर नहीं करी तो आप अभी के अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कुछ छोटे छोटे टुकड़े काट लो कागज़ के, बहुत छोटे छोटे पीसेस को काटो और एक जगह पे डाल दो। उसके बाद एक स्केल लो या कोई भी ग्लास का पीस लो, शीशे का टुकड़ा, छड़ी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको अपने सूखे बालों में घिसो, ठीक है। और आप जब उनको पास में लेके आओगे कागज़ के टुकड़ों के, तो आप देखोगे कि कागज़ के टुकड़े चिपक गए उस स्टिक के साथ। वो कैसे हुआ? वो हुआ चार्ज। जब आप किसी मैटर को रब करते हो तो उसकी एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो इसी तरीके से ये हुआ। अब एक तरफ सपोज करो कागज़ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और जो रोड है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा? अब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। तो इस तरीके से उनको पता चला कि भाई कुछ ना कुछ तो एटम, अगर ये एटम है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो और भी है जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज वगैरह
आ रहा है, ठीक है। From these activity can we conclude that on rubbing two objects together they become electrically charged? Where does the charge come from? The question can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particle। और इनका आंसर तभी हो पाता जब हम ये साबित कर पाते कि भाई एटम डिविजिबल है और उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल हैं जो चार्ज एक्वायर करते हैं। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particle in the atom। बहुत सारों ने इसमें अपनी हेल्प करी। It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least charge या वन सबएटॉमिक पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द जे जे थॉम्सन। तो भाई जे जे थॉम्सन ने बताया था कि भाई वहाँ पे कोई ऐसा पार्टिकल है इसके ऊपर चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इन्होंने कहा था उसको इलेक्ट्रॉन। लेकिन इससे भी पहले जो साइंटिस्ट थे गोल्डस्टेन, उन्होंने 1886 में अपना कैनाल एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया था कि अंदर गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रेडिएशन देखी थी और उनको नाम दिया था कनाल रेज। These rays were positively charged radiation which ultimately lead to the discovery of another subatomic particle और उस subatomic particle का नाम था प्रोटॉन। The subatomic particle had a charge equal in magnitude opposite the sign। देखो क्या लिखा था, दो स्पीशीज हमें पता लग गई, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरी को बोला गया प्रोटॉन। अब इनका जो मैग्नीट्यूड था वो तो था सेम, ठीक है, लेकिन इस पे था चार्ज नेगेटिव और दूसरे वाले के ऊपर था चार्ज पॉजिटिव। ये आपको जे जे थॉम्सन ने दी और ये आपको चैडविक ने दी, समझ गए। इसके बाद और एक बात लिखी, इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम ऑफ दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका जो मास था वो 2000 टाइम ज़्यादा था। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटोन इन जनरल। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटोन ही है, लेकिन इसका मास अगर 1 है तो इसका मास 2000 टाइम ज़्यादा है। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड इन ई नेगेटिव एंड प्रोटोन इज पी पॉजिटिव। द मास ऑफ प्रोटोन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट चार्ज इज +1। इसको 1 मान के प्रोटॉन को उसका चार्ज बता दिया +1 और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो गया -1। ओके, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी द नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। और जब 2000 कम कोई चीज़ होगी तो आप उसको नेग्लिजिबल ही मान के चलोगे और आप उसको कंसीडर ही नहीं करोगे। इट सीम दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि दो चीज़ों का पता चला तो यहाँ से ये मान लिया गया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है। ओके, तो स्टूडेंट्स म्यूचुअल बैलेंसिंग देयर चार्ज। और देखो क्या लिखा कि भाई कोई एटम है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और वो इक्वल है क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो एक बैलेंस में है, इसीलिए वो एटम स्टेबल है। इट आल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। फिर ये भी मान लिया गया कि अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हम पील ऑफ कर सकते हैं, उतार सकते हैं, इजीली बी रिमूव्ड बट नॉट प्रोटॉन। आप इलेक्ट्रॉन को उतार सकते हो लेकिन अंदर से प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज दैट व्हाट सॉर्ट द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या रहेगी उसके क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन आया। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारे डाल्टन भाई साहब ने कहा था कि आपका जो एटम है वो इनडिविजिबल है। उसकी बात तो यहाँ से झूठ साबित हो गई क्योंकि एटम तो डिविजिबल है। एटम को हम देख चुके हैं कि एटम के अंदर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। वी हैव लर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। हमने देखा कि भाई चैप्टर 3 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, which suggested that the atom was indivisible and indestructible। उसने कहा था, डाल्टन ने कहा था कि भाई एटम ना टूट सकता है ना उसके हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनसाइड द एटम लीड टू द फेलियर ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसने डाल्टन की थ्योरी को फेल कर दिया। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज विद इन द एटम। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट केम अक्रॉस। फिर अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग
स्ट्रक्चर्स दी। तो इस चैप्टर के अंदर 3 मेन स्ट्रक्चर हैं जो हम पढ़ेंगे, तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी हैं। और देखते हैं उनमें सबसे पहले आपका आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इसको अगर मैं सिंपल एक भाषा में समझा दूँ तो इन्होंने कहा था कि ये वाटरमेलन की तरह होता है। आप सब ने तरबूज खाया होगा, जब आप तरबूज को देखते हो, छीलते हो, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारा लाल गूदा होता है और उसके अंदर कहीं कहीं पर काले बीज होते हैं। तो थॉमसन ने कहा था कि जो लाल हिस्सा है वो प्रोटॉन है और जो काले बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो इसने कहा था कि बहुत बड़ा बल्क है पॉजिटिव चार्ज का जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पे गड़ा हुआ है। भाई हम इसके अंदर हम पढ़ने वाले भी हैं, तो पूरे को तो नहीं पढ़ेंगे हम। आई थिंक इतना ही था जो मैंने बताया यहाँ से। तो वाटरमेलन का ये एग्जांपल दे रखा है, ऊपर देख लेते हैं इसने क्या प्रपोज किया, इसकी थ्योरी क्या है। इसकी थ्योरी क्या थी? द एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। इसके हिसाब से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं गड़े पड़े हैं, ठीक है। The negative and the positive charge are equal in magnitude, so the atom is इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और क्योंकि वो बराबर अमाउंट में है इसलिए ये न्यूट्रल है। बाकी ये ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता पाया और अदर साइंटिस्ट ने भी इसको ज़्यादा सही नहीं माना। तो उसके बाद अपने साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड, जिन्होंने अपना अगला मॉडल दिया था, एक पूरा बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था। Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. देखो भाई, थॉमसन ने मॉडल दे दिया था एक, तो एक आइडिया तो सबको मिल चुका था कि भाई ऐसे ऐसे अंदर कुछ होगा। लेकिन जो अगले साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने इसको एक नेक्स्ट लेवल पे एक चैलेंज माना कि मैं ये चेक करूंगा कि कैसे वो चीज़ें अरेंज हैं अंदर। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली, पतली सी गोल्ड की मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन आता है कि गोल्ड की फॉयल ही क्यों ली? भाई गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल कंपाउंड है, सब्सटेंस है। आप इसकी मिनिमम थिकनेस की एक लेयर बना सकते हो। और एक्सपेरिमेंट के लिए इनको भाई थिन गोल्ड फॉइल लेनी पड़ी क्योंकि वो चाहिए थी इनको। हुआ क्या? द सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज अ थिन लेयर एज पॉसिबल, जितना पतला हो सके और सबसे ज़्यादा पतली हो सकती है गोल्ड की। और अब गोल्ड जो था वो एटम के कंपैरिजन में 1000 एटम थिक था। मतलब कि 1000 एटम को अगर आप ऐसे लगाते हो लाइन में तो वो उतनी चौड़ाई की थी, 1000 एटम थिक। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हो गई वो, सिंस अब उनका जो मास हो गया वो हो गया 4 एटॉमिक मास यूनिट। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब आप किसी भी चीज़ को देखो, हर चीज़ जिसके पास मास होता है और एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स जनरेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसके पास मास होगा और जिसको आप एक्सेलरेशन दोगे, आप उसको भगाओगे स्पीड से, तो वो फोर्स क्रिएट करेगा। ये हम अपने चैप्टर में भी पढ़ेंगे फिजिक्स जब हम करनी शुरू करेंगे। अंडरस्टैंड? It was expected that alpha particle would be deflected by subatomic particle. उनको ये पता था कि अल्फा पार्टिकल जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से डिफ्लेक्ट होंगे, इसीलिए अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज लिया ताकि वो इजीली डिफ्लेक्ट ना हो। He didn't expect it to large डिफ्लेक्शन, उन्होंने ज़्यादा बड़ी डिफ्लेक्शंस को तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये उनका सारा सेटअप था। ये जो आपको गोल गोल छल्ले दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में जो गोल्ड फॉइल है उसके गोल्ड के एटम है। और ये जो पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं सारे के सारे जो बम्बार्ड किए गए एटम हैं, अल्फा पार्टिकल हैं, ये वो हैं। इनमें से कुछ पीछे आ रहे हैं, ठीक है, और एक आधा रेयर ही ऐसा है जो बिल्कुल सीधा आ रहा है इधर से। तो ये सब चीज़ें इन्होंने देखी, उन्होंने इतना सोचा नहीं था जैसा कि उनको रिजल्ट मिला। अब आप देखना क्या हैरानी हुई इनको। उन्होंने सोचा कि भी कोई भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगी, बट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेट टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। बिल्कुल सब कुछ बदल गया जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ। और कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, वो क्या थी? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बहुत सारे तो सीधे निकल गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल एट स्मॉल एंगल्स। तो देखिए इस तरीके से काम हुआ।
जो इस न्यूक्लियस के साइड से गई, इसको मैं कलर कर देता हूं ब्लू, ये आपका है न्यूक्लियस। ओके, अब जो न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल को डाला गया तो जो दाएं बाएं से निकल गए वो तो सारे निकल ही गए, उनका तो कोई सीन ही नहीं था। ठीक है, इसके बाद आए आपके दूसरे एलिमेंट्स जो इसकी एज से टकराए, वो हल्के फुल्के एंगल पे निकल गए। तीसरे कुछ ऐसे आए जो बिल्कुल सीधे टकराए और उनमें से एक आध बिल्कुल सेम पाथ से उल्टा चला गया। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस निकल के यहाँ पे मिली रदरफोर्ड को। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 प्रैक्टिकल अपीयर टू रिबाउंड, मतलब कि लगभग 12,000 में से एक ऐसा भी था जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ से वापस आ गया। इन द वर्ड ऑफ रदरफोर्ड, देखो उनके खुद के शब्द क्या थे, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर ए 15-inch शेल एट अ प्लेस ऑफ टिश्यू पेपर, एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक एंड हिट यू। इन्होंने कहा कि आप एक टिश्यू पेपर पे गोली मारो 15 इंच की और वो आपको वापस आके लगे। अब ये लगभग लगभग नामुमकिन चीज़ है जो उस टाइम पे हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट को आप याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने थोड़ा सा इसको और समझा रखा है। नीचे आपको एक्टिविटी दे रखी है कि आप सोचो जैसे कि एक लड़के को उसकी आंखों पे आप कपड़ा बांध दो और कहो कि भैया पत्थर मारो दीवार पे, तो 10 पत्थर अगर वो मारेगा तो उसको लगभग 10 की आवाज़ सुनाई देगी। 100 मारेगा तो 100 की आवाज़ सुनाई, क्योंकि दीवार बहुत बड़ी है, पत्थर छोटा है। लेकिन फिर आप उसी बच्चे को कहो कि आप एक वायर फेंस के ऊपर जो बाउंड्री होती है उस पे पत्थर मारो, तो वो शायद ही किसी एक आध स्ट्राइक की आवाज़, क्योंकि आवाज़ सुनेगा, क्योंकि ज़्यादातर स्पेस क्या है वहाँ पे खाली है, बहुत पतली पतली तारें होती हैं। तो बिल्कुल ये वैसा ही था। तो अब यहाँ से क्या थ्योरीज निकल के आई, सबसे पहली, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, खाली पड़ा है, और अल्फा पार्टिकल जो हैं वो बिना डिफ्लेक्शन के बाहर निकला है, जैसे कि हमने आपको बताया। Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of atom occupy very little space. और बहुत कम अल्फा पार्टिकल ही अपना रास्ता बदल सके। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत कम जगह पे रखा हुआ है, वो हर जगह नहीं फैला हुआ है। तीसरा, a very small fraction of alpha particle were deflected by 180 डिग्री, ऐसे बहुत ही कम थे जो 180 पे वापस आ गई, इधर से जाके और वापस आए हैं, ऐसे बहुत कम थे। ओके, तो इसका मतलब ये है वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड फॉर्म में रखा है, बीच में कहीं एटम के। फ्रॉम द डाटा ही आल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 की पावर 5 टाइम स्मॉलर। अगर ये एटम है और ये इसकी रेडियस है इतनी, तो एटम की तो रेडियस बहुत छोटी है। ओके, न्यूक्लियस की, ये एटम की रेडियस है और ये न्यूक्लियस की रेडियस है। मैं यहाँ बना कर दिखा देता हूँ, छोटी सी ब्लू कलर की, और ये है आपके एटम की। तो बहुत डिफरेंस है इनके बीच में। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल, उसने एक मॉडल भी दिया, लिखा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके आसपास सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते सर्कुलर पाथ में, और जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द एटम। अब इन भाई साहब की जो कमियां थी, देखो दोस्तों, जो कमियां थी ना वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि हमारा नेचर ही है कमी निकालना और कमियों को ढूंढना। तो क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम एग्जामिनर भी हमेशा कमियों को, लिमिटेशंस को, ड्रॉबैक्स को ज़रूर से भी ज़रूर पूछता है। तो देखो क्या कमियां थी। सबसे पहली बात तो ये नहीं बता पाया कि जो सर्कुलर पाथ है वो कौन सा है, कैसे घूमता है। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात, अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में घूमती है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो बिल्कुल सेंटर में आके
मर्ज कर जाएगी न्यूक्लियस में। तो ये चीज़ ये नहीं समझा पाए, और इसके अलावा ये स्टेबिलिटी को भी नहीं बता पाए। ये सब यहाँ से निकल के आएगा। द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ लगातार नहीं घूम सकती सर्कुलर पाथ में। खासकर एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, वो जाएगा एक्सेलरेशन में। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होती है? गति। चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, और कोई चीज़ घूम रही है तो एनर्जी भी खर्च करेगी, वो धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो जाएगी। 10 द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और जब वो घूमते 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 अपनी सारी एनर्जी को खत्म कर देगी तो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगी। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, और अगर ऐसा है तो एटम बहुत अनस्टेबल है, तो एटम रहेगा ही नहीं, और एटम ही अगर नहीं रहेगा तो जो हमें चीज़ मैटर दिखाई दे रहा है तो वो चीज़ें भी सब गायब हो जाएंगी। तो ये रहा था यहाँ से इनका ड्रॉबैक। इसके बाद आते हैं अपने साइंटिस्ट बोर। अब बोर ने क्या किया? देखो, गलतियों से सीखते हैं, इन्होंने भी सीखा गलतियों से। इन्होंने थॉमसन को भी देखा, रदरफोर्ड को भी देखा, और फिर दिया अपना मॉडल। In order to overcome the objection raised against Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulate about the model of an atom. इन्होंने कहा कि भाई सर्टेन, ये तो न्यूक्लियस है और फिक्स स्पेस है, अगर इन फिक्स स्पेस के अंदर एक खास एनर्जी के इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वो हमेशा के लिए घूमते रह सकते हैं। While revolving in discrete orbit, the electron do not radiate energy, और इनकी एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी और ये लंबे टाइम तक लगातार घूमते रह सकते हैं। ये इन्होंने दिया था, और इन्होंने इन सेल्स को कहा एनर्जी लेवल्स। ओके, और एनर्जी लेवल्स के नाम दिए इन्होंने KLMN या 1 2 3 4। अब इनके अंदर एटम्स कैसे भरे जाएंगे उसके ऊपर भी पूरी एक थ्योरी है, लेकिन उससे पहले बात जाती है डिस्कवरी की तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो 1932 में, देखो 1900 में वो सारे काम हो चुके थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अब 32 साल बाद जब 2 और 3 एटम्स बन चुके थे, चैडविक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अलग सब एटॉमिक पार्टिकल को ढूंढ के निकाला जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन मास उसका इक्वल था प्रोटॉन के। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम एक्सपेक्ट हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होता। इन जनरल ए न्यूट्रॉन इज ए रिप्रेजेंटेड एज एन, इसको एन से डिनोट करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर, अब जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के बनता है। ओके, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आ गए, सेल का पता लग गया। अब सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं ज़रा उसको भी देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बुरे। The following rules are followed to write the number of electron in different energy level. कुछ rules हैं। सबसे पहली बात क्या है? The maximum number of electron present in a cell is given by the formula 2n square। अगर अब n क्या होते हैं? n ये 1 2 3 4 हैं। अगर फर्स्ट सेल की बात करें तो 2 इंटू 1 का स्क्वेयर। ओके, इट्स 2 1 जा 2 एंड द 2, सॉरी आई थिंक इट्स n स्क्वेयर। हाँ ओके, ये मैं गड़बड़ कर, थोड़ा सा मैथ में दिक्कत है भाई, सॉरी फॉर दिस। 1 का स्क्वेयर 1 रहेगा और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 ही आएगा। इस सारी चीज़ के लिए माफ़ी चाहेंगे, दोबारा कराता हूँ। तो फॉर्मूला रहेगा आपका, वो रहेगा 2n का स्क्वेयर, और जो n है वो आपकी नंबर ऑफ शेल है। जो n है वो क्या है? आपका नंबर ऑफ एनर्जी शेल। अगर पहला काउंट करते तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू में 1 मतलब के 2, तो पहली शेल में आपका आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे नंबर आ जाएगा 2 नंबर की शेल है, तो अगली शेल में क्या आएगा? 2 इंटू 4 8। इसके बाद तीसरी शेल की बात करते हैं तो 3 3 जा 9, तो 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18। तो इस तरीके से शेल बढ़ती चली जाएंगी
यही बातें आगे लिख रखे हैं इन्होंने। अब जो अगली बात है, देखो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इज 8। लास्ट सेल के अंदर हम 8 ही फिल करते हैं क्योंकि उसको ऑक्टेट बोलते हैं, और वो पूरा है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम स्टेबल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेट इन गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। जब तक कोई अंदर की सेल भरी नहीं होगी पूरी, तब तक अगली सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भेजा जाएगा। तो ये नीचे 18 आपके एलिमेंट्स हैं, उनको भर के दिखा रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 8 8 तक आएंगे मैक्सिमम आर्गन तक। और आगे देख लेते हैं वैलेंसी। देखो वैलेंसी हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। आपको याद होगा हमने ऑक्टोपस का और ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया था, तो वैसा ही यहाँ पे भी है। वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज इन ए डिफरेंट शेल। अब वो जो देखो इसके अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1, इसकी वैलेंसी 1 रहेगी क्योंकि इसके पास बाहर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके पास भी 1 फ्री है, इसमें 2, इसमें 3 फ्री हैं, इसमें 4 फ्री हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 5 हैं। जब 5 हो जाते हैं तो हम इनको 8 में से घटा के लिखते हैं, मतलब कि 3, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो 8 में से 6 गया, इसकी वैलेंसी 2, और 1 2 3 4 5 6 7, 8 में से 7 गया 1, और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी वैलेंसी 0। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। 4 तक तो हम, मतलब 3 तक तो हम सीधा लिखते हैं, और 3 के बाद हम 8 में से घटा के लिखते हैं। ओके, तो ये आपकी इस तरीके से हम वैलेंसी लिखते हैं। ये बोर और बरी ने बताया था। और आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हीं को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल में है इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन से कोई एलिमेंट, कोई एटम बॉन्ड बना सकता है इलेक्ट्रॉन को दे के या इलेक्ट्रॉन को लेके। अगर देखिए 4 से कम इलेक्ट्रॉन है किसी के पास, 1 2 या 3, तो वो किसी को भी इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेंगे। लेकिन अगर किसी के पास 5 6 और 7 हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, किसी से भी गेन करेंगे। ये डोनेट कर रहे थे इधर वाले, और वो लेके नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेंगे। ये बनते हैं आपके आयनिक बॉन्ड। और जिसके पास 4 होते हैं वो शेयर करते हैं, वो ना लेते हैं ना देते हैं, और वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है, ये कुछ वैलेंसीज दे रखी हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले चैप्टर में, सॉरी नॉट अगला चैप्टर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखिए मैं इसको आपको सिंपल ही बताता हूँ, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है। सबसे पहले बात तो प्रोटॉन्स जो हैं, प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ द एटम वी डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। ओके, क्या लिखा है, जितने प्रोटॉन हैं उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं हम कार्बन की, तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, तो उसका 6 नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे मास नंबर। देखिए अगर सिर्फ प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है, और अगर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन है तो मास नंबर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, बिल्कुल सिंपल करते हैं इसको, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि कार्बन की बात कर लेते हैं। अब कार्बन में कितने होते हैं भाई, 6 प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, तो 6 उसके पास न्यूट्रॉन है, तो 12 क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक मास। ओके, अब लिखते कैसे हैं इनको। अगर कोई आपका एलिमेंट है x, तो जो एटॉमिक नंबर है वो उसका नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाएगा, और मास नंबर उसका ऊपर लिखा जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, तो इस तरीके से ये लिखा जाता है। अब इसी के बेस पे आपकी 2 चीज़ें और निकल के आती हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आप इसको सिंपल सा याद कर लो,
देखो भाई, ऐसा नहीं है कि सबका एक पर्सनल एटॉमिक नंबर और पर्सनल मास नंबर है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ ऐसे एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। क्या चीज़ें सेम है? उनका एटॉमिक नंबर उनका सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। लिख देता हूं मैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कार्बन 6 और कार्बन 6, ये एक ही आपका एटम है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, जो कि सेम ही रहेगा, एक ही एटम है ये, लेकिन मास नंबर एक में 12 है, एक में 14 है, तो ये क्या रहेंगे आपके आइसोटॉप। इधर क्लोरीन है 1770 लेकिन 35 और 37। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हमने जो पीरियोडिक टेबल में इनको डाला है वो कैसे डाला है, तो परसेंटेज बेस पे हम इनको लेते हैं कि 35 वाले कितने परसेंट है नेचर में, 37 वाले कितने हैं, उन दोनों का हम एवरेज निकाल के लिख देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक क्लोरीन का एग्जैक्ट 35.5 है, ये तो हम लेते हैं न्यूमेरिकल इश्यूज को सोल्व करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब भी आप कहीं से क्लोरीन उठाते हो तो वहाँ पे इस रेशियो में आपको उसका एटॉमिक मास मिलेगा। ओके, इसके बाद आपका आखिरी टॉपिक आता है चैप्टर का, या इससे पहले एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं आइसोटॉप्स की। अब आइसोटॉप्स जो है, तो यूरेनियम है वो एनर्जी में इस्तेमाल होता है निकालने में न्यूक्लियर रिएक्टर में। कोबाल्ट इस्तेमाल होता है कैंसर के इलाज में। आइसोटोप जो आयोडीन का है वो गोइटर के इलाज में हेल्प करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आ गया आपका आइसोबार्स, उसमें हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर सेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास नंबर सेम। मास तो क्या है, सेम है, और जो एटॉमिक नंबर है वो अब की बार क्या है, डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे हम आइसोबार्स। तो यहाँ से चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगर आपको ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे या आपके लास्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं या सॉल्यूशन इनका चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, इनका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री क्वेश्चंस के लिए होल ऑफ द डे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना से लड़ो, बचो और देश की सेवा करो। जय हिंद, जय भारत। अगर यहाँ तक आई गए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं लगता, मुझे मोटिवेशन मिलता है।